चलो। हेलो फ्रेंड्स, सुदर्शन गोस्वामी क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए बच्चों। आपको वो वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो। और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें 5 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए। आज हम छठा वीडियो पढ़ेंगे और छठे वीडियो में हम बच्चों जो कंसंट्रेशंस जो बची थी उनको भी क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको बता दिया था सांद्रता में एक तो मोलरता, हिंदी मीडियम में बताया था बच्चों, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, और नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है प्यारे बच्चों, आज जो है हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, किसकी बात करेंगे, वो बात होगी हमारी मोल प्रभाज की। किसकी प्यारे बच्चों? मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज की बात करेंगे प्यारे बच्चों। मोल प्रभाज को मोल प्रभाज को बच्चों एक नाम से और बुलाया जाता है, मोल अंश। मोल अंश, और एक और नाम है इसका बच्चों, वो है हमारे पास में मोल भिन्न। ठीक है, और अंग्रेजी में यदि आपको बोलना है तो क्या बोलना बच्चों? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आज हमको डिस्कस करना है। और इसी पे क्या होता है, एक न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न पूछता है और उसी को अपन को क्या करना है, पूरा कवर करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और बने रहिए। और मेरा आपसे निवेदन है प्यारे बच्चों कि आप कॉपी पेन लेके बैठे, मैं इतने आराम से पढ़ाऊंगा आपको कि आप जो मैं बोलूँ, जो मैं लिखूँ, वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके सुंदर से नोट्स बन जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद में लिखेंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्योंकि मैं जो कुछ बोलता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लिखता नहीं है, हम बोल देते हैं, उनको भी आप बीच बीच में क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो हम मोल प्रभाज की बच्चों सबसे पहले तो क्या निकालते हैं, परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, या फिर इससे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे बच्चों इसे, यानी मोल प्रभाज को, इसे इसे एक्स से दर्शाते हैं, स्मॉल एक्स लिख, इसे एक्स से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, दर्शाते हैं। तथा यह भार भार प्रकार की सांद्रता है। भार भार प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों, सांद्रता है। ठीक है बच्चों, हमने मोल प्रभाज के साथ साथ में मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता सभी चीजें पढ़ी है ना। ये सब अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल आपकी प्रैक्टिकल के टाइम पे आए, जिसे वाई लेने वाले बोलते हैं ना, अगर वो आपसे पूछ ले मोलरता मोलरता ये क्या होती है, तो आपको पहले जवाब देना है कि एक कंसंट्रेशन होती है, एक सांद्रता होती है। और सांद्रता में कौन सी भार भार होती है कि भार आयतन होती है, तो उस हिसाब से आप जवाब देंगे। ठीक है, उसको डायरेक्ट परिभाषा बता देंगे तो भी ठीक है, लेकिन है ना, सबसे पहले क्या बताना है आपको कि ये एक प्रकार की क्या है बच्चों, सांद्रता है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, इसकी जो अपन परिभाषा लिखेंगे वो यहाँ पे देखना, विलियन में उपस्थित, मेरे साथ साथ लिखते जाना प्यारे बच्चों, विलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल, एक घटक के मोल तथा उस विलियन उस विलियन में उस विलियन में उपस्थित उपस्थित कुल घटकों के मोलों के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मोल प्रभाज कहते हैं। थोड़ा सा मार्कर में चेंज कर लेता हूं। मोल प्रभाज कहते हैं भाई, किसी विलियन में मान लीजिए 3 घटक है। ठीक है,
3 घटक है तो विलयन में जैसे मान लीजिए किसी एक घटक का अपन को मोल प्रभाज निकालना है, तो उस घटक का मोल प्रभाज मतलब उस घटक के मोल और उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों के बीच का जो अनुपात आता है, क्या आता है? अनुपात। उस अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों? मोल प्रभाज बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं बच्चों, यहाँ पे अपन लिखते हैं माना एक विलयन में, माना एक विलयन में कितने 3 घटक है। कितने घटक है बच्चों? 3 घटक, ए कॉमा बी तथा सी है। एक विलयन में कितने घटक है प्यारे बच्चों? 3 घटक है, एक तो ए और बी और एक सी, 3 घटक मान लिए। ठीक है, जिनके मोल प्रभाज, जिनके मोल प्रभाज, जिनके मोल लिख लेते पहले, क्या लिख लेते बच्चों? जिनके मोल प्रभाज लिख लेते। चलो, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज एक्स ए का क्या हो गया? 1 से। मोल प्रभाज क्रमशः लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बच्चों? क्रमशः। मोल प्रभाज क्रमशः क्या है? एक्स ए कॉमा एक्स बी तथा एक्स सी है। ठीक है, तथा मोलों की संख्या और ले लेते हैं। मोलों की संख्या वो भी क्रमशः लेते हैं। इस क्रमशः क्या है? मान लीजिए एक से ए के मतलब जो अपने पास में ए के मोल कितने मान लेते हैं अपन? एन ए, बी के मान लेते हैं एन बी तथा सी के मान लेते हैं कितने बच्चों? एन सी है। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई आपको देखो पहले नंबर पे तो मोल प्रभाज की परिभाषा लिखनी है। मोल प्रभाज की परिभाषा क्या होती है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल तथा उस विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों के अनुपात को क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक विलयन है, मान लीजिए अपन ने उसमें 3 घटक मान ली ए बी सी, ये आपको एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा बच्चों। मोल प्रभाज का क्वेश्चन आ गया तो ऐसे कैसे लिख के आना पड़ेगा। 3 घटक मान ली ए बी सी, जिनके मोल प्रभाज मान लिया अपन एक्स ए एक्स बी और एक्स सी, और उनके मोलों की संख्या मान ली अपन ने एन ए एन बी और एन सी। बोलो सर मोलों की संख्या की क्या जरूरत पड़ रही? बेटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोल की बात चलेगी। किसकी? मोल। उसका वजन, भार, द्रव्यमान, अणुभार कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा? मोल। आपको मोल ही लेना है। ठीक है, बात समझ में आई? इसको बच्चों क्या करेंगे? नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट, या फिर आप ऑफलाइन मतलब वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और ऐसा वैसा ही लिख लीजिए। इसके बाद में आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। ये आपने लिख लिया होगा, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, ये अपन ने मोल प्रभाज एक से का मान ली, ए का मान ली 1 से, तब अपन लिखते हैं ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा बच्चों? ए का मोल प्रभाज क्या दे रखा था प्यारे बच्चों? 1 से दे रखा है, एक्स ए बराबर में। अब विलयन में कितने घटक है बच्चों? 3 घटक है। भाई जिसका अपन को मोल प्रभाज निकालना है, विलयन में किसी एक घटक का मोल लिखना है अपन को, किसी एक घटक का, जिसका निकालते हैं उसका तो अपन ऊपर लिखना है। जिसका हम मोल प्रभाज निकालते हैं बच्चों उसको तो क्या लिखना है? ऊपर लिखना है। उसके मोल कहाँ लिखने हैं? ऊपर। जैसे ए का मोल प्रभाज निकालना है तो ए के मोल क्या कर देंगे? ऊपर लिख देंगे। ए के मोल क्या है बच्चों? एन ए है। क्या है? तो ऊपर क्या लिख देंगे? एन ए लिख दिया। ये तो है क्या? विलय के मतलब ए के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों के। कुल घटक कौन कौन से बच्चों? ए बी सी, और उनके मोल कौन कौन से? ए एन ए एन बी और एन सी। आपको नीचे क्या करना बच्चों? पूरे के पूरे लिखना है, यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये किसका मोल प्रभाज होगा? एन ए का। मैं फिर से समझा रहा हूं आपको, जिसका मोल प्रभाज निकालना है प्यारे बच्चों, क्या करना है? जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल आपको ऊपर लिखना है, और विलयन में जितने भी मोल्स है उन सभी को क्या करना है? नीचे लिखना है। ठीक है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का मोल और विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों के अनुपात को क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज बोलते हैं। ठीक है, ये तो एक आ गया। अब मान लीजिए अपन घटक बी का मोल प्रभाज निकालते हैं। ठीक है, बी का मोल प्रभाज। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए
बी का क्या माना था अपन ने, एक्स बी माना था। क्या माना था, बी का मोल प्रभाज अपन ने एक्स बी माना था। तो एक्स बी के मोल क्या है बच्चों, बोलो सर एन बी है। तो यहाँ पे बराबर में जिसका निकालते हैं उसका तो क्या करते हैं अपन ऊपर लिख देते हैं मोल, बाकी सबके सबको क्या करते थे नीचे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यानी नीचे सेम टू सेम ऐसा कैसे ही आएगा। ऐसे ही मान लीजिए तो क्या निकालना है अपन को, सी का मोल प्रभाज निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, सी का मोल प्रभाज। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सी का मोल प्रभाज क्या मानना है अपन ने, एक्स सी माना है, ठीक है। बराबर में अब ऊपर क्या लिखेंगे, तो सी का मोल कितने थे बच्चों अपने पास, एन सी, ऊपर क्या लिख दिया अपन ने एन सी, डिवाइड में क्या लिख दिया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। ये तीनों घटकों के क्या आ गए प्यारे बच्चों, मोल प्रभाज आ गया, ठीक है। मैं एक तरफ हो जाता हूँ, आप क्या करेंगे इनका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर आप धीरे धीरे इन सब को क्या करेंगे अपनी कॉपी में सुंदर से नोट्स बनाएंगे और लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक चीज और लिखनी है बच्चों इसमें, एक चीज क्या लिखनी है, नोट बना के लिखना, मतलब ये लिख के आना है आपको कॉपी में, मतलब जब भी एग्जाम में आए ना तो ये चीज आपको जरूर लिखनी है। क्या लिखनी है, विलियन के कुल घटकों, घटक मतलब जानते हैं ना बच्चों, घटक क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपन ने पानी नमक और शक्कर तीन चीजें मिला रखी है, नमक पानी और शक्कर। तो इस विलियन में कितने घटक है, बोलो सर एक नमक है, एक पानी और एक शक्कर है, तीन घटक है। मान लीजिए आपने नमक और पानी मिलाया तो इसमें कुल कितने, दो घटक है। तो घटक मतलब उसमें कौन कौन सी चीजें मिली है वो सब घटक होते हैं, ठीक है। तो विलियन के कुल घटकों के मोल प्रभाजों, मोल प्रभाज को मोल अंश भी बोल सकते बच्चों, मोल प्रभाजों के का योग हमेशा हमेशा एक होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, एक होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप इन चीजों को क्या करेंगे, नोट करेंगे फटाफट। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यह ना जब हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको क्या आएगी, काम आएगी। विलियन के कुल घटकों के मोल प्रभाजों का योग हमेशा एक होता है, और इसको हम है ना सिद्ध करके भी देखेंगे, प्रूफ करके भी देखेंगे ये कैसे आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट, कर लिया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसी पे आधारित, मोल प्रभाज पे आधारित अपन एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन बनाते हैं। यदि 90 ग्राम जल में 40 ग्राम NaOH घुला है, NaOH घुला है, तो दोनों घटकों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। दोनों घटकों के मोल प्रभाज क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। दोनों घटकों के क्या ज्ञात करना आपको, मोल प्रभाज ज्ञात करने। दो घटक कौन कौन से दे रखे, तो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे जल दे रखा है, जल के साथ में एक सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। जल 90 ग्राम है और सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम है। यहाँ पे H तो विलय है और 90 ग्राम जो जल है वो क्या है, विलायक है, ठीक है। अब बच्चों देखो, मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात होना चाहिए, कि हमने यहाँ पे जो बात करी थी वो किन की बात करी थी, मोलों की संख्या की बात करी थी। किसकी बात करी थी, मोलों की संख्या। तो मोल प्रभाज ज्ञात करते समय तुम्हारे पास में मोल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोल। मोल होगा तभी आप मोल प्रभाज निकाल पाओगे, नहीं तो है ना वजन से नहीं निकाल सकते, भार से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखना थोड़ा सा बोर्ड पे, आपको मोल निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, मोल। तो क्या दिया बच्चों, जल H2O, यहाँ पे सॉल्यूशन करके ऐसे लिखना है, H2O के मोल निकालते हैं। तो बच्चों क्या करना है आपको, भार में अणुभार का भाग देना है। भार में काय का भाग देना प्यारे बच्चों, अणुभार का भाग देना। अणुभार सभी का होता है, जैसे जल का 18 होता है,
NaOH का 40 होता है। मैं निकाल के बता देता हूँ। जैसे बच्चों H2O है, ऑक्सीजन का अणुभार परमाणु भार 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 18, तो जल का हो गया। और NaOH का निकाल, तो देखो ये अणुभार निकालना मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। सोडियम विषम संख्या है तो डबल करके एक और जोड़ देते हैं, 23। ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1, तो क्या कर देंगे 40। यानी कि NaOH का अणुभार 40 और जल का कितना है 18। ये तो अणुभार है। H2O के मोल निकाले तो बच्चों H2O का भार देखिए पहले, तो भार कितना दे रखा 90, तो ऊपर कितने लिख देंगे 90, और अणुभार कितना होता है जल का 18, तो क्या कर दिया प्यारे बच्चों यहाँ 18 से भाग दिया, 18 पंजे 90, यानी 5 मोल आ गए किसके, जल के। ठीक है, दूसरा किसका देखना बच्चों, NaOH के मोल, NaOH के मोल। NaOH का वजन कितना दे रखा है बच्चों 40 ग्राम दे रखा है, ये 40 लिख दिया। और अणुभार कितना होता है NaOH का, ये भी कितना होता है 40 बराबर 40, और 40 में 40 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 1 मोल। कितने मोल आ गए प्यारे बच्चों 1 मोल। ठीक है, अब देखना ध्यान से सुनना मेरी बात। अब अपन को मोल प्रभाज दोनों का निकालना है, किसका, H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज, H2O का क्या निकालना प्यारे बच्चों, मोल प्रभाज निकालना है। तो मैंने आपको बताया था मोल प्रभाज जब भी निकालते हैं नाम, तो मोल प्रभाज जिसका निकालते हैं उसके मोल ऊपर लिखते हैं, और टोटल मोल कहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों, नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो जल के मोल प्रभाज निकाले हैं अपन ने, तो जल के मोल कितने हैं 5, 5 तो हम क्या लिख देंगे ऊपर लिख देंगे, नीचे कुल मोल यानी कि जल के और NaOH के दोनों को मिला के यानी 5 और 1 यानी कि 5/6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती है, मोल प्रभाज की क्या नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्ट 5/6। दूसरा NaOH का मोल प्रभाज, NaOH का मोल प्रभाज। ठीक है, तो जब NaOH का निकालेंगे तो ऊपर किसके मोल रखना चाहिए बच्चों, NaOH का मोल ही रखना चाहिए। NaOH का मोल कितना है 1, जिसका निकालते हैं उसका ऊपर रखते हैं, बाकी टोटल क्या करते हैं नीचे रखते हैं। नीचे का के जल के लिखो पहले, तो फिर NaOH का लिखो, कितने हो गए 1/6। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो हो गया काय के मोल प्रभाज, ये NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल प्रभाज, और ये काय के हो गए बच्चों जल का मोल प्रभाज। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था, एक लाइन मैंने आपको लिखवाई थी लास्ट में नोट बना के, उसको देखना बच्चों। वो लाइन क्या थी देखना, वो लाइन देखना बच्चों। विलयन के कुल घटकों के मोल प्रभाजों का योग हमेशा 1 होता है। यानी जो मोल प्रभाज की वैल्यू आपके पास में आई है, दोनों घटक 3 घटक कितने भी घटक उनके मोल प्रभाजों को यदि आप जोड़ते हो तो यदि 1 आता है तो आपका आंसर सही है, यदि 1 नहीं आता है तो आपका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, गलत है। चलो चेक करते हैं बच्चों, ये बताओ जल के मोल प्रभाज कितना है, जल का मोल प्रभाज कितना है 5/6, ये जल का मोल प्रभाज। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल प्रभाज कितना है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल प्रभाज है 1/6। इन दोनों को क्या कर दो प्यारे बच्चों, जोड़ दो। ठीक है, अब नीचे सेम है, सेम यानी हर समान हो तो इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। सेम है तो ऊपर की संख्या को सिर्फ जोड़ा घटाया जाता है, प्लस लग रहा है तो आप जोड़ेंगे 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका आंसर है ना, जो आपने जिस प्रकार से किया सोल्यूशन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप मोल प्रभाज के क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या ऐसा कैसे क्वेश्चन क्या करेंगे, नोट करेंगे। कितनी देर को कर लिया प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, इसके बाद हम पीपीएम पे चलेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको सोल्व करना बच्चों मेरे साथ में, आपको समझ में जाएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया बच्चों 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 यदि 1080 ग्राम जल में घुला है, जल में घुला है, तो दोनों घटकों के क्या ज्ञात कीजिए, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, मोल
प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मतलब पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप है ना, सबसे पहले मोल प्रभाज निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल। तो अपन क्या करते हैं, तो भार बटे अणुभार, यानी भार में अणुभार का भाग देके अपन क्या कर लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, 49 ग्राम H2SO4 दे रखा है। H2SO4 का अणुभार देखना बच्चों, H2SO4 का अणुभार, हाइड्रोजन के लिए 2 लिखेंगे, सल्फर के लिए 32 लिखेंगे क्योंकि 16 नंबर पे, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन के लिए 16 लिखेंगे, लेकिन 4 है तो 16 चौक 64, सबको जोड़ेंगे तो 98 तो क्या आ रहा है, अणुभार आ रहा है। और जल का जो अणुभार आ रहा है वो कितना अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में आता है, यानी H2SO4 का अणुभार तो कितना है 98 और जल का अणुभार कितना है 18। तो अपन पहले तो क्या करते हैं, दोनों के मोल निकाल लेते हैं, जल के भी और सल्फ्यूरिक अम्ल के भी। ठीक है, कैसे निकालेंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा अपन ने H2SO4 के मोल, H2SO4 के मोल कैसे निकालेंगे बच्चों, भार बटे अणुभार। भार कितना है बच्चों H2SO4 का 49, 49 ग्राम। अणुभार कितना है बच्चों 98, यानी कि दोनों काटेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 0.5। ठीक है, इसके बाद में H2O के मोल निकाल लेते हैं। H2O के मोल, H2O के मोल कितने हैं बच्चों, भार कितना दे रखा है H2O का 1080, बटे में अणुभार कितना आता है बच्चों 18, 18 95 18 6 108, यानी 60 मोल आए बच्चों। कितने आए, 60 मोल। ठीक है, ये आया 0.5 मोल। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको H2SO4 के मोल निकालना, मोल प्रभाज H2SO4 का मोल प्रभाज, H2SO4 का अपन ने क्या निकाला प्यारे बच्चों, मोल प्रभाज निकाला। तो अपन को ऊपर किसके मोल लिखने पड़ेंगे, H2SO4 के, यानी H2SO4 के मोल यानी 0.5 ऊपर लिखना पड़ेगा आपको। बटे में क्या लिखना बच्चों 60 और 0.5, यानी क्या आ जाएगा आपके पास में 0.5 डिवाइड में 6.5। ठीक है, 60.5, 60.5। बात समझ में आई। अब पॉइंट से पॉइंट आप काट के है ना इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, आगे आप सोल्व कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप कर तो यहाँ पे कर लोगे मुझे आशा है, क्योंकि काटा पेटी में कोई दिक्कत नहीं है। 5 आ जाएगा नीचे, 605 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, H2O के मोल प्रभाज निकालते हैं। H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज निकालेंगे तो बच्चों ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, आप देखो 60 लिखना पड़ेगा। कितना 60, नीचे कितना, बोलो सर पूरे लिखने पड़ेंगे 60 प्लस 0.5, क्या आ जाएगा अपने पास में 60 ऊपर, तो नीचे क्या आ जाएगा 60.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, काटेंगे। लेकिन इससे पहले अपन चेक करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही होगा नहीं होगा। काटने में कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और लगा देंगे, 5 से कट जाएगा। इनको जोड़ के देखते हैं, 0.5 डिवाइड में लिख दिया 60.5, प्लस में 60 प्लस 60.5, यहाँ पे हर बिल्कुल सेम है तो सेम टू सेम क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम आ जाएगा। और सेम जब होता है तो ऊपर की चीजों को मात्र क्या कर देते हैं, जोड़ देते या फिर माइनस हो तो घटाते। 60 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 7.5 आ जाएगा। काट देंगे तो आपके पास में बराबर क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक। ठीक है, इसका मतलब सीधा ये हुआ कि हमने जो कैलकुलेशंस की थी, जो भी हमने क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका देखा था वो बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे मोल प्रभाज से संबंधित। किससे संबंधित बच्चों, मोल प्रभाज से। ठीक है, इसके आगे देखना बच्चों, एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। जो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, मैं भूल गया था। आप स्क्रीनशॉट ले ले या फिर धीरे धीरे इनको जो लिख रहे हो तो इसको पूरा कर ले, मैं एक तरफ हट जाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखना बच्चों, अब जो हमारा क्वेश्चन होगा मोल प्रभाज के बाद में जो क्वेश्चन होगा हमारा वो क्या होगा, पीपीएम क्या है। क्वेश्चन है हमारा पीपीएम क्या है। ठीक है, तो देखना बच्चों इसका आंसर कैसे लिखेंगे। यह एक सांद्रता है, क्या है बच्चों, एक सांद्रता
है जो भार भार कैसी हो सकती है, भार भार हो सकती है, भार आयतन हो सकती है, या आयतन हो सकती है, आयतन भी हो सकती है, हो सकती है, आयतन हो सकती है। ठीक है, भार सांद्रता भी हो सकती है बच्चों, भार आयतन सांद्रता भी हो सकती है और आयतन सांद्रता भी हो सकती है। ये सांद्रता मैंने आपको पहले या दूसरे वीडियो में पढ़ाया था बच्चों, किसमें, दूसरे वीडियो में। ठीक है, आप है ना उसको सर्च करके, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके जो सिलेबस है ना, मैं 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक लेके जा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में है ना, प्ले लिस्ट में आप देखेंगे तो मेरे चैनल पे, उसमें जो 12th केमिस्ट्री 2025 वाली प्ले लिस्ट में आपको 0 से लेके आखिर तक पूरे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, ये छठा वीडियो है, देखिए। अब है ना, इसमें परिभाषा लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे अपन बच्चों विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल लिख सकते हो या कण लिख सकते हो, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की या कणों की संख्या। पीपीएम का पूरा नाम पूछे तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, या फिर आप हिंदी में लिखो तो पार्ट्स प्रति मिलियन, ऐसा लिख सकते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन। मिलियन का मतलब होता है प्यारे बच्चों 10 लाख। 10 लाख में कितनी जीरो लगती है बच्चों, 6 जीरो लगती है। विलेय के मोलों की संख्या जो विलियन के कितने, 10 की घात 6, 10 की घात 6 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और एक ये है, यानी 10 लाख। ठीक है, विलियन के 10 लाख अणुओं में या मोलों में या कणों में, ठीक है, अणुओं में उपस्थित हो पीपीएम कहलाती है, पीपीएम कहलाती है। आई बात समझ में। इसका सूत्र बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बच्चों, पीपीएम एम का मतलब होता है बच्चों 10 लाख, यानी कि जब अपन परसेंट, प्रतिशत, शत का यूज करते हैं तो शत मतलब होता है 100, तो 100 से गुणा करते हैं। पीपीएम यानी मिलियन का यूज किया है यहाँ पे, तो मिलियन में आपको 10 लाख से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपन विलेय के मोलों की संख्या, किसकी संख्या बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या। नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, विलेय तथा विलायक, यानी अर्थात विलेय और विलायक को हम विलियन बोल सकते हैं। विलियन के मोलों की संख्या, विलियन के मोलों की संख्या गुणा काय का करेंगे बच्चों, 10 की घात 6 का। ठीक है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख को आप 10 की घात 6 बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे इसमें एक चीज और ऐड करना है, इसका यूज प्रदूषक के रूप में, प्रदूषक है ना उसको चेक करने में, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, दवाई में, दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसमें पीपीएम का यूज करते हैं दवाइयों में। ठीक है, या फिर WHO के मानकों में किया जाता है। यानी आप देखना पीपीएम में यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको इतना कुछ, आपके कॉपी में इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको फटाफट क्या करेंगे प्यारे बच्चों, नोट करेंगे, नोट करके अपनी सुंदर सी कॉपी बनाएंगे। ठीक है, मैं एक तरफ हट जाता हूँ, इसको फटाफट से क्या करेंगे, नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम जो कुछ सांद्रताओं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जा सकते हैं, उनको हम कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने स्टेटस के साथ में अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर कीजिए, फेसबुक पे लगाइए। ठीक है, इससे मुझे मदद मिलेगी। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आपको पूरा सिलेबस घर बैठे करवाऊँगा और आप सुंदर से नोट्स बनवा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।